नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर सत्र के पहले ही दिन बयान देते हुए कहा है कि अगर सीबीआई और ईडी का सबसे अधिक किसी ने दुरुपयोग किया है तो वो पहले की सरकार ने किया है। कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भी कभी भी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं किया गया। सीबीआई का या ईडी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो पिछले समय हुआ है, उनकी सरकार में हुआ है। वो तो किस प्रकार से सीबीआई पे कब्जा करते थे और किस प्रकार से उसका काम करते सबने देखा है। मोदी जी की सरकार में कभी भी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हुआ है। और लोकपाल लोक आयुक्त ये जो कानून हम तैयार कर रहे हैं, ये तो इतना इंडिपेंडेंट हमने तैयार किया है कि इसमें किसी को दुरुपयोग करने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। देखिए, सीबीआई का या ईडी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मामले में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की तरफ से एक आंदोलन आयोजित किया गया है। इसे कर्नाटक सरकार की तरफ से रोकने का काम किया गया और इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान देते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक आंदोलन था। हमारे यहाँ के भी कुछ नेता जाना चाहते थे, लेकिन कर्नाटक सरकार ने कोई भी परमिशन नहीं दी। कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमावर्ती भाग में जो कोई प्रश्न चल रहे हैं उसके ऊपर महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने एक आंदोलन रखा था। लोकतांत्रिक आंदोलन था, किंतु कर्नाटक की सरकार ने उसको परमिशन नहीं दी। हमारे यहाँ से भी कुछ नेता वहां जाना चाहते थे, उनको भी परमिशन नहीं दी गई। तो हम जरूर इसके ऊपर कर्नाटक की सरकार से बात करेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों राज्यों ने तय किया है कि आवाजाही पर कोई रोक नहीं है और शांतिपूर्ण अगर आंदोलन हो रहा है तो उसको भी रोकने का कोई कारण नहीं है। हम हमारे सीमावर्ती मराठी भाई बहन जो है उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है। देखिए, वहां के सीएम साहब ने गृह मंत्री जी के सामने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो ट्वीट्स थे वो फेक हैंडल से किए गए हैं, वो उनके नहीं है। उनके ऊपर वो कार्रवाई भी करने वाले थे। क्या कार्रवाई हुई हम जरूर पता करेंगे। रंगदारी मामले में आरोपी सलीम और डी कंपनी से जुड़े बाकी आरोपियों को जमानत मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के साले सलीम फ्रूट को कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें आपको कि दक्षिण मुंबई की कुछ प्रॉपर्टी से जबरन वसूली करने का आरोप लगा था। तो वहीं इस मामले में कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। और महाराष्ट्र में आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस बार यह सत्र मुंबई की बजाय नागपुर में हो रहा है और सत्र के पहले ही दिन एनसीपी की महिला विधायक अपने 2.5 महीने के बच्चे को लेकर सत्र में पहुंची हैं। लोगों को यह देखकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रविवार की रात को सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी गोदरेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में फूके गए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पुतले। यहां आपको बता दें कि राज्यपाल ने कुछ दिनों पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बयान देकर विवाद में फंस गए थे और इसके बाद सोमवार के दिन उद्धव गुट की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बाजार में दुकान बंद करवाई और उसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का पुतला फूका है। तस्वीरों में आपको दिखा दें कि यहां पर जनता ने विरोध दर्ज किया है और साथ ही कोश्यारी के बयान देने के बाद से ही लगातार महाराष्ट्र में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारताचा मायमूल आहे सगळेजण जाहीर आवाहन करतोय की गेल्या सातत्याने महाराष्ट्रामध्ये
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमानकारक उल्लेख काही जबाबदार अधिकारी आणि पदाधिकारी करत आहेत आणि ह्या निषेधार्थ राज्यपालांनी जी काही भूमिका मांडली ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का लावणारी आहे आणि असं असल्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोश्यारींच्या विरोधात वातावरण तापलेलं असताना केंद्र शासनानं ह्या सगळ्या गोष्टीचा गांभीर्यानं विचार करून त्यांना प्रकाश पाटील शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख कोल्हापूर या ठिकाणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे ह्या देशाला लागलेला एक कलंक आहे. ह्या महाराष्ट्र राज्यपाल म्हणून अनेक वर्षे ह्या ठिकाणी त्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा म्हणजे आमच्या दैवताचा ह्या ठिकाणी अपमान करण्याचं षडयंत्र रचलं आहे आणि या षडयंत्राच्या पाठीमागं जर कोण असेल तर ते केंद्रातलं भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आणि ह्या महाराष्ट्रातलं फडणवीस आणि ईडीचं सरकार ह्या ठिकाणी त्या भगतसिंग कोश्यारीच्या पाठीमागं आहे. माझी आपणाला ह्या ठिकाणी त्या सरकारला एक जाहीर आव्हान आहे. ह्या ठिकाणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीला त्याला पदावरून हटवा आणि ह्या महाराष्ट्रामध्ये तमाम शिवभक्तांची अस्मिता असणारं छत्रपती शिवरायांच्याबद्दल अपशब्द बोलणाऱ्याला ह्या ठिकाणी तात्काळ पदावरून हटवा अशा पद्धतीचं जाहीर मी महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा वारंवार अपमान करणाऱ्या भगतसिंग कोश्यारी यांच्या निषेधार्थ आज गारगोटी बंदची हाक सर्व पक्षीय आणि सर्व शिवभक्तांनी दिली होती. त्याप्रमाणे आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याबद्दल अवमान करणाऱ्या व्यक्तींचा निषेध म्हणून आज कळकुटा भगतसिंग कोश्यारी याची आज प्रेतयात्रा काढून त्याचं दहन दिलेलं आहे. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरेंनी मार्मिकच्या माध्यमातून एक वाक्य लिहिलं होतं की वाचा आणि थंड बसा. तसं आज महाराष्ट्रात अशी अवस्था आहे की ऐका आणि शांत बसा. तर सर्व शिवभक्तांना मी आवाहन करीन की या भगतसिंग कोश्यारीच्या विरोधात तीव्र लढा उभा करूया आणि एकदा तर त्याला इथून हटवूया. कल्याण के अंबिवली बस स्टैंड पर एक टिकट जांच अधिकारी पर एक यात्री ने ब्लेड से हमला कर दिया है. ये यात्री फरार हो गया, लेकिन कल्याण के पास ही अंबिवली बस स्टैंड के पास टिकट जांच अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. बताया जा रहा है अधिकारी का नाम सुनील गुप्ता है, जो कि यात्रियों की टिकट की जांच कर रहे थे. उसी समय एक अज्ञात यात्री ने सुनील गुप्ता पर ब्लेड से हमला किया और ये घायल सुनील गुप्ता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस मामले को दर्ज कर अब पुलिस हमलावर यात्री की तलाश में जुट गई है. प्रमाणे आज करीबन 9 वाजेपर्यंत मी 9 वाजताच्या दरम्यान मी चेक करत होतो, लोकांना तिकीट विचारत होतो. तर त्यामध्ये एक पॅसेंजर मला ते विदाऊट तिकीटसारखा झाला. त्याला तिकीट विचारून तो लगेच पडायला लागला. मी त्याला फक्त असा पकडण्याचा प्रयत्न केला की लगेच त्यांनी एक हात फिरून काहीतरी शार्प ब्लेड म्हणून माझ्यावरती अटॅक केला. त्याच्यामुळे माझ्या लेफ्ट साईडला इकडे फोन असा फाटलेला आहे आणि तो पडून गेला तो आणि ते पूर्ण रक्तामुळे ते असं हे झाला. तर लगेच माझ्या इकडचे जे बुकिंग स्टाफ आहे त्यांनी मला इकडं जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये नेऊ जे प्रथम उपचारचे जे काय आहे प्रोसिजर त्या लोकांनी केला आणि आता सध्या मला ते रेल्वे स्टाफ आता रेल्वे हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जातात आणि त्याची काय ट्रीटमेंट असेल ते करायला. खबर अब पुणे से है, जहां महानगर पालिका के द्वारा अशुद्ध पानी की आपूर्ति के खिलाफ नागरिकों ने हांडा मोर्चा निकाला है. इस मामले में शिकायत बार बार की गई, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई भी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई गई है. इस बात से परेशान होकर नागरिकों ने आज हांडा मार्च निकाला है. पाणी आळ्या असं घाण पाणी येतं की अक्षरशः म्हणजे लहान मुलं. अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर, जहां सरकार एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर की शिकायत के आधार पर फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश भोजपुरी फिल्म पंडित जी बताई न ब्याह कब हुई दो को गलत ढंग से अनुदान देने के आरोपों की जांच करवा रही है. ये जानकारी फिल्म निर्माण अधिकारी और उत्तर प्रदेश संजय कुमार अस्थाना ने बीते 15 दिसंबर को दी थी. यहां आपको बता दें कि नूतन ने कहा कि इस फिल्म को रुपए करीब 82.52 लाख का अनुदान दिया गया और फिल्म के निर्माता रवि किशन और समीर त्रिपाठी के द्वारा तमाम आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए. साथ ही कई फर्जी अभिलेख दिखाए गए हैं और उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराए जाने के साथ ही अनुदान वापस लेने की मांग की है. उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु द्वारा अभिनेता रवि किशन की फिल्म पंडित जी बताई ब्याह कब हुई दो को दिए गए अनुदान में हुई अनियमितता के संबंध में मैंने जांच की मांग की थी. मेरे द्वारा दिए गए शिकायत का संज्ञान लेते हुए फिल्म बंधु द्वारा एक जांच समिति गठित कर पूरे प्रकरण में कार्रवाई आरंभ की गई.
और पठान फिल्म पर चल रहे विवाद के बीच दीपिका पादुकोण की जगह सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाने पर लखनऊ के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। डीजीपी मुख्यालय ने इस मामले की जांच साइबर टीम को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि रविवार से ही सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही थी। इसमें शरारतपूर्ण ढंग के तरीके से दीपिका पादुकोण की जगह सीएम की फोटो लगा दी गई। अब साइबर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आईटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और डीजीपी मुख्यालय ने साइबर टीम को जांच के आदेश दिए। पोस्टर वायरल हो रहा है जो पठान मूवी रिलीज हुई थी, उसी के बेस पे मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा के वायरल किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की गई अब तक इसमें? इसमें ट्विटर पे मुख्यमंत्री जी का जो फोटो लगा के ट्वीट किया गया है, इसके लिए हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा एक मुकदमा कायम करने के लिए बताया गया था, जिसमें कल रात में ही इसमें मुकदमा कायम कर दिया गया है, जो धारा 295A आईपीसी और 66 आईटी एक्ट के अंतर्गत किया गया है, और जिसकी विवेचना चालू कर दी गई है, शुरू हो गई है। मैम, ये ट्विटर अकाउंट पता चल पाया है किसका है, कहाँ का है और कौन है ये जिसने ट्वीट किया है? नहीं, अभी तो पता नहीं चल पाया है। इसमें कार्रवाई चल रही है और जैसे ही कार्रवाई का मतलब इसमें अग्रिम पता चलेगा अभियुक्त के बारे में। बढ़ते हैं रायबरेली की ओर। यहां सरकार एक और पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ का प्रयास कर रही है और पेड़ों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ वन विभाग और पुलिस विभाग की लापरवाही से लगातार जंगलों में पेड़ों की कटाई हो रही है। पहाड़ी वन क्षेत्र नग्नावस्था में दिखाई दे रहे हैं और किसी प्रकार की रोक टोक के बिना ही रोजाना दर्जनों वाहन हरे पेड़ों को कटाई करते हैं और उसके बाद पेड़ों को वहां से लेकर गुजरा जाता है। कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं करता। और ऐसी ही खबर रायबरेली से सामने आई है। गुरबख्शगंज का यह मामला है, जहां पर लगभग 1 महीने से बार बार धड़ल्ले के साथ स्थानीय पुलिस वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बिना परमिट के हरे पेड़ों का कटान किया जा रहा है। सीतापुर जनपद के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में ई रिक्शा चालक के साथ लूट हुई है। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से घटना से संबंधित लूटी गई राशि, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस समेत बरामद कर लिया गया है। अब आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। 2022 को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ई रिक्शा चालक थाना महोली के मार्केट से ई रिक्शा लेकर के एक कस्टमर के द्वारा बताए स्थान पे जा रहा था। वहाँ पे 4 लोग मिलकर इसको बंधक बना के गन्ने के खेत में डाल दिए थे और उस व्यक्ति का ई रिक्शा लूट के लेके फरार हो गए थे। क्योंकि ऐसी घटनाएं जनपद में कई घटित हुई थी और घटना वर्कआउट नहीं हो पा रही थी, अतः इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने सीओ महोली के नेतृत्व में एक टीम गठन किया था, जिनमें 60 सर्विलांस प्रभारी SHO इमलिया सुल्तान को टीम सम्मिलित थी। इन लोगों ने 2 दिन में लगातार काम करके वर्कआउट गैंग किया है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए, जो आपके सामने इसमें प्रस्तुत है। इनके पास से उस घटना में लूटी गई ई रिक्शा और उसमें से निकाले गए बैटरी तथा अन्य 2 घटनाओं के चोरी की मोटरसाइकिल, 2 तमंचे आदि बरामद हुए हैं। इनका मुकदमा थाना कोतवाली नगर में दर्ज किया गया है। इसके अलावा इनके द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी, हरदोई और लखनऊ ग्रामीण में घटना कारित करना स्वीकार किया गया है। उनके और हरियाणा की ओर करेंगे, जहां झज्जर जिले में बहादुरगढ़ में प्राइवेट बस और ट्रक की टक्कर हुई है। इस टक्कर के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। इनमें 3 की हालत गंभीर है और गंभीर हालत वाले तीनों लोगों को इलाज के लिए PGI रोहतक रेफर किया गया। अन्य घायलों का इलाज गिरावट गांव में स्थित वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। और गोरखपुर जिले के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय निवासी ने बीते कई दिनों से जिला अस्पताल में डॉक्टर के वो चक्कर लगा रहा है। अपने दोनों पैर के घुटने का इलाज कराने के लिए उसे परेशानी थी, लेकिन जिला अस्पताल के डॉक्टर ने आज पहली बार उसके घुटने प्रत्यारोपण करने की शुरुआत की है। इसमें नरगिस बानो का दाहिना घुटना काफी दिक्कत में था। दाहिने पैर के घुटने का जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने, उनकी टीम ने मिलकर प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया है। आज एक मरीज नरगिस बानो करके हमारे पास एडमिट हुई थी, जिनका दोनों घुटना खराब था, जिसमें दाहिने घुटने में दिक्कत ज़्यादा थी। वो चलने फिरने में असमर्थ थी और वॉकर के सहारे ही चल पा रही थी। उनका जांच वगैरह कराने के बाद उनको घुटना प्रत्यारोपण की सलाह दी गई थी। उन्होंने जिला अस्पताल में ही घुटना प्रत्यारोपण कराने की इच्छा जाहिर की।
अभी तक हम लोग यहाँ पे घुटना प्रत्यारोपण नहीं करते थे क्योंकि सुख सुविधाएं हमारे पास उतनी नहीं थी, लेकिन अब हमारी ऑर्थो की मॉडुलर ओटी तैयार है और लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन। और खबर हमीरपुर से है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गांव के नीम के पेड़ पर युवती का शव मिला है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि सेक्टर 3 के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सेक्टर 19 पंचकुला पहुंचे हैं। सेक्टर 19 में बन रहे आरओबी के कार्य की प्रगतियों की समीक्षा की गई। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है। बता दें आपको कि आला अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और स्थानीय मेयर कुलभूषण गोयल भी उनके साथ मौजूद रहे। चंडीगढ़ की ओर रुख करेंगे, जहां इन दिनों क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं इस बीच मारपीट के भी कई केसेस सामने आए। ताजा मामला सेक्टर 26 से सामने आया है, जहां पर डीएवी कॉलेज के छात्र पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार छात्र क्लब में पार्टी करने आया था और पार्टी के दौरान उसे बाहर बुलाया गया और बाहर बुलाते ही उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। खतरी के साथ आया था उस टाइम में वहां आ गया, देख रही पहुंचे नहीं। सर मैं अभी क्लब से बाहर निकला, कितने बजे अभी मतलब मैं 2 बजे नेट निकला था जी क्लब के बाहर। लड़के मेरी रेखी कर रहे थे बाहर खड़े होके। 2 बारियां यहाँ से आई जी अपना। हाँ जी लड़के मेरे को जानते हैं जी, मैंने देखे हुए हैं क्लब में पहले भी। उनके नंबर भी मेरे पास आ गए, उनकी गाड़ियाँ भी आ गई मेरे पास। वहाँ से आए, क्या कहते हैं अपना 22 की तरफ से आए। जैसे ही आए यहाँ पे मेरे को एक ने फ़ोन किया, भाई बाहर आ जा, बाहर खड़े हैं। मैं बाहर आ गया जी गाड़ी से। जैसे ही बाहर आया, गाड़ी आई मेरे पास, मैं अपनी गाड़ी में बैठा, आते सारी डंडे बरसाने शुरू कर दिए जी। डंडे बरसाए, मुझे गाड़ी से एक बंदे ने बाहर निकाला। एक बंदे ने बाहर निकालते सारी मेरे डंडे बरसाए जी। पहले यहाँ हाथ पे मारे, पैर पे मारे मेरे, ठीक है जी। अब मेरे ये हाथ बिल्कुल नहीं चल रहा। ये देखा जो लड़के यंगस्टर हैं जितने भी क्लब बंद होने के बाद भी क्लबों के बाहर खड़े रहते हैं, अपनी गाड़ियों में बैठ के जाते नहीं है। फिर इनके झगड़े होते हैं पार्किंगों में, रोज का काम है। जैसे इन्होंने कहा भी 2 बजे कॉल की थी, अभी 4 बज रहे, 4 से भी ज्यादा 2 बजे कोई नहीं। हमारे को कितने बजे कॉल आई है बेटा? नेट मैंने जी अपनी तरफ से जी मैंने 2 बज के इनको कॉल किया सर। 2:30 हमारे को 3 बजे मैसेज मिला। हम 16 में एक बंदे का मेडिकल करा रहे थे, हमारे पास उसकी MLR करते हुए सीधे ही 16 से आपके पास ही यहीं आ। तो पुलिस के इससे पहले मैंने PCR इंतजाम किस चीज का क्या सारी पेट्रोलिंग थी। 3 बजे तक हर जगह नाके लगे हुए थे। 2:28 पे सर मेरी कॉल हुई है जी 100 नंबर से, और अब 4 बजे सारे इंतजाम थे। लेकिन लड़के लोग जो मामला रोहतक से है, जहां रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे ट्रक ने सामने से आ रहे बाइक सवार को रौंद दिया है। इससे बाइक सवार की मौत हो गई और मृतक का एक निजी अस्पताल में वो काम करता था। दुर्घटना रोहतक पानीपत हाईवे की बताई जा रही है। आज हमें एक्सीडेंट के बारे में एक सूचना मिली, जिस पर अभी हम मौके पे आए चुके हैं। तो हमने देखा कि यहाँ धुंध के कारण वैसे कोई एक्सीडेंट लग रहा था कि धुंध के कारण, जिसमें फिर एक बंदे की जो मकरौली का रहने वाला था 50 साल करीब, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। हमने उसको हॉस्पिटल में पहुँचा दिया। बाकी जो भी कार्रवाई है अच्छा कर रहे हैं। आज वहाँ के लिए हमने रेफर किया। अभी जो भी रूल रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग ये सुबह 9 बजे की बात है जी। वो अपना ड्यूटी पे जा रहे थे, आज हॉस्पिटल में काम करते थे, मकबरली के थे। तो यहाँ से थोड़ा ओवरटेक कर कुछ धुंध की वजह से ना सामने से ऑटो भी आ रही थी, तो उनको बचाने के चक्कर में ना वो सीधे ही से टकराए और गिरते के साथ उनका सिर फट गया। उनकी मौत के भी मौत हो गई। ड्राइवर उतरा था यहाँ पे, लेकिन वो को देख के से फरार हो गया। पहचान नहीं हो पाई उसकी? नहीं पहचान। और मृतक की तो पहचान हो गई है जी, मकबरली के थे। हाँ छोटी मकबरली के। हाँ अब से कितनी देर की बात है? अब से मान लो 1.5 घंटा पहले पूरे। आपकी चाय की दुकान? और अमृतसर नेशनल प्रेसिडेंट हरीश शर्मा को रानी का बाग इलाका निवासी मिले। उन्होंने अपना दुख बताया। अमनदीप हॉस्पिटल के साथ गैर कानूनी बिल्डिंग बन रही है और उसने डबल बेसमेंट भी बनाया गया है, जो कि गैर कानूनी तरीके से बनाया गया। इसी सिलसिले में स्थानीय लोगों ने और हरीश आबा नेशनल प्रेसिडेंट मानव अधिकार संघर्ष कमेटी और इलाका निवासियों ने अमृतसर के कमिश्नर संदीप ऋषि को एक मांग पत्र दिया है। पत्रकारों से भी बातचीत की गई और संदीप ऋषि ने इस दौरान कहा कि मैंने अभी कमीशन का पदभार संभाला है, फिर भी मैंने आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के बारे में पूरा ब्यौरा मांगा है।
अगर जैक गलत तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है तो इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। ਅੱਜ ਰਾਣੀਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਣੀਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। MTP ਸਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 53 ਤੋਂ ਰਮਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਰਾਣੀਕੇ ਬਾਗ 53 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਤੋਂ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੀਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ हैं, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਆਏ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, 40 ਤੋਂ 50 ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ बढ़ते अगली खबर की ओर। अमरिंदर सिंह राजा ब्रिग ने पंजाब सरकार की तरफ से रेत बजरी की सरकारी दुकान खोलने को लेकर निशाना साधा है। कहा गया कि पार्टी की सरकार बहुत कुछ कहती थी, लेकिन आज हालात पंजाब के सबके सामने है। जिस तरह के रेत बजरी सस्ता बेचने की बात कही जा रही है तो वो हमारे बीच सरकार फेल नजर आई। ये सरकार है, कुछ भी कर सकती जी। पहले इन्होंने क्या सी रंगला पंजाब बनावांगे, आज जो पंजाब बनाता तुसी ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ देख रहे हो। दिन दिहाड़े लोगों ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਮ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ जी। इन्होंने क्या सी यूं ही हम तो 56,000 करोड़ रुपया करप्शन से बचा लेंगे जी। वो 56,000 करोड़ रुपया इन्होंने क्या सी 20,000 करोड़ रुपया कला माइनिंग चो असी बचा देंगे। अज 9 महीने हो गए 20,000 करोड़ तो नहीं आया, लेकिन जिहड़ा रेता है वो मिल ही नहीं रहा, किसे भाव नहीं मिल रहा। अज सरकारी माइनिंग शुरू हुई है, साडे समय 5 रुपए असी जिहड़ा क्यूबिक फुट दा रेट करता सीगा। हालांकि ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਸਤਾ ਰੇਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੇਤਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੀਪਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 1100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 2005 ਤੇ 2006 ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੂਬ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦਬ ਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ 80 ਫੁੱਟ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗ ਲਾਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। दिन दिहाड़े लोगों ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।